अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम डेंटल बॉक्स। होप यू ऑल आर डूइंग गुड। इस वीडियो में मैंने जो रिमेनिंग टॉपिक्स थी ना, जिसके आगे ब्लैक आपने देखा है कि लाइंस लगी हुई हैं, इसके अलावा मैंने सारे टॉपिक्स डिस्कस कर दिए हैं। एक टॉपिक नहीं किया, वो हैपरिन और वारफरिन वाला है। वो ऑलरेडी हम 2 से 3 दफ़ा डिस्कस कर चुके हैं, वो आप काइंडली वहाँ जाके देख लें। बाकी सारे टॉपिक्स डिस्कस हो चुके हुए हैं। थैंक यू गाइज फॉर गिविंग मी योर फीडबैक्स। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। Moving towards the other topic, that is hydrogen peroxide adverse effect as irrigant, H2O2 adverse effect as irrigants. First of all, we should know what actually irrigant is and why it is used and when it is used. While doing RCT हम ये irrigants यूज़ करते हैं अपने रूट कनाल के अंदर, पल्प चैम्बर्स के वाया रूट कनाल में डालते हैं। वहाँ पे हम सारे बैक्टीरियाज और इन चीज़ों को किल करने के लिए इरिगेंट्स यूज़ करते हैं। ठीक है, अब डिफरेंट टाइप्स ऑफ इरिगेंट्स होते हैं हमारे पास। कुछ एसिडिक होते हैं, कुछ ऑक्सीडेटिव होते हैं, कुछ चिलेटिंग होते हैं। ठीक है, एसिडिक में हमारे पास आ जाता है सिट्रिक एसिड, राइट। सो यहाँ पर क्लोराइड आ जाता है, ये एसिडिक नेचर है। ऑक्सीडेटिव में हमारे पास H2O2, दैट इज हाइड्रोजन पेरोक्साइड, द वन वी आर डिस्कसिंग, एंड चिलेटिंग इज EDTA, राइट। वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ irrigants. We have acidic irrigants that are acidic in nature. We have oxidative ones. We have chelating ones. पहले हमारे पास वाटर भी यूज़ होता था। ठीक है, सेलाइन, स्टेराइल सेलाइन यूज़ कर सकते हैं हम लोग। अल्ट्रासोनिक के थ्रू भी कर सकते हैं, लेजर्स के थ्रू भी हम कैनाल को इरिगेट कर सकते हैं। ठीक है, अब जो मोस्ट कॉमनली यूज़ है हमारे पास एसिडिक्स में सिट्रिक एसिड आता है और सोडियम हाइपोक्लोराइड आता है। ठीक है, ऑक्सीडेटिव हमारे पास जो हम यूज़ करें, अब इसकी बात करें, H2O2 आता है, और चिलेटिव हमारे पास EDTA आता है। ठीक है, इसके एडवर्स इफेक्ट की तरफ मूव करने से पहले हम देखते हैं आइडियल प्रॉपर्टीज़ क्या होनी चाहिए इसकी। ठीक है, इरिगेंट्स की आइडियल प्रॉपर्टीज़ ये होनी चाहिए कि ये नॉन टॉक्सिक होना चाहिए। ठीक है, ये एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टी होनी चाहिए, इसकी एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टी होनी चाहिए। ठीक है, लो सरफेस टेंशन होनी चाहिए, लो सरफेस टेंशन। टिश्यू सॉल्वेंट होना चाहिए, डेब्री को डिज़ोल्व कर लेना चाहिए उसको, टिश्यू सॉल्वेंट होना चाहिए। और डज़ नॉट वीकन द टूथ स्ट्रक्चर, टूथ स्ट्रक्चर को कोई इफेक्ट नहीं होना चाहिए इसका। इरिगेंट का हम आइडियल इरिगेंट्स की बात करें। ठीक है, और लुब्रिकेंट होना चाहिए ताकि हमारी फाइलिंग आराम से हो जाए। ठीक है, नेक्रोटिक वाइटल पल्प को डिज़ोल्व कर ले आराम से, डिज़ोल्व नेक्रोटिक और वाइटल पल्प। ठीक है, वाइटल पल्प को आराम से डिज़ोल्व कर ले। ठीक है, और डेंटिनल चिप्स को भी रिमूव कर दे कैनाल के अंदर से। ठीक है, ये सब कुछ इसके ये आइडियल होना चाहिए। ठीक है, मोस्टली हम इसको अब यूज़ नहीं करते, H2O2 को, हाइड्रोजन पेरोक्साइड को। हम जो यूज़ करते हैं वहाँ पास यूज़ करते हैं हम सोडियम हाइपोक्लोराइड को। ठीक है, और EDTA को यूज़ करते हैं क्योंकि उसकी प्रॉपर्टीज़ बहुत अच्छी हैं कि वो ऑर्गेनिक जो कंपोनेंट्स है उसको सोडियम हाइपोक्लोराइड रिमूव करता है, जो इनऑर्गेनिक उसको EDTA रिमूव करता है। तो हम लोग मोस्टली प्रैक्टिस हमारी यही होती है, हम यही अपने क्लिनिक्स में यूज़ करते हैं। ठीक है, अब उन्होंने पूछा कि एडवर्स इफेक्ट क्या हैं इसके H2O2 के। ठीक है, हम वो डिस्कस कर लेते हैं अब। ओके, इसके एडवर्स इफेक्ट की तरफ मूव करते हैं। एडवर्स इफेक्ट इसके ये हैं कि ये स्किन की इरिटेशन करा देता है, स्किन की इरिटेशन करता है। ठीक है, ये ब्लीचिंग एजेंट है। ये मोस्टली हम लोग जब पहले ब्लीचिंग नहीं होती थी, जो लेडीज़ ब्लीच करती हैं ना, ये ब्लीचिंग तो अपने जो अभी तो ब्लीचिंग एजेंट बड़े मॉडिफाई किस्म के आ गए, तो पहले यही यूज़ होता था ना, हाइड्रोजन पेरोक्साइड एज अ ब्लीचिंग एजेंट। तो इसका एक ये है कि स्किन इरिटेशन भी कर देता है। जब हम लोग रूट कैनाल में यूज़ कर रहे होते हैं तो एट टाइम से कहीं स्किन पर लग जाए तो वहाँ पर इरिटेशन शुरू हो जाती है। स्किन इरिटेशन करता है। ठीक है, ये गम्स की इरिटेशन कर देता है और ये टीथ की इरिटेशन कर देता है। ठीक है, ये इन चीज़ों की इरिटेशन कर देता है। ठीक, टूथ वाइटनिंग में भी हम यही यूज़ करते हैं, ब्लीचिंग एजेंट है। टूथ सेंसिटिविटी इससे हो जाती है। ठीक है, टूथ सेंसिटिविटी होती है जब ज़्यादा यूज़ कर लें इसको। ठीक है, तो हॉट एंड कोल्ड से सेंसिटिव हो जाता है वो स्पेसिफिक दांत। ठीक है, अब ये है कि ये एनामल की डिस्कलरेशन भी कर देता है, डिस्कलरेशन भी कर देता है ये एनामल की। ठीक है, उसकी वजह से एनामल जो है ना वो हमारे ब्राउनिश येलो नज़र आने लग जाता है, ब्राउनिश येलो नज़र आने लग जाता है। ठीक है, अब ये इतना रिएक्टिव होता है हाइड्रोजन पेरोक्साइड के, जब इसको हम लोग मतलब लगाते हैं ना, मतलब अगर कैनाल्स में भी डालें या साइड पे कहीं लग जाए तो एनामल के थ्रू पास करके डेंटिन में चला जाता है, बना के पल्प तक एटलीस्ट पहुंच जाता है। ये बहुत इफेक्टिव होता है। ठीक है, तो डेंटिन को भी डैमेज कर देता है और अगर बहुत एक्सेसिव यूज़ होता है पल्प को भी डैमेज कर सकता है। ठीक है, और ये अगर हम कब किसी तरह से इसको इनगल्फ कर लें तो ये थ्रोट सोरनेस भी कराता है। ठीक है, और अगर किसी मेटल चीज़ पे लग जाए, हमारे किसी इंस्ट्रूमेंट वगैरह पे लग जाए तो उसको कोरोजन हो जाती है। अब इसके ये तो बेसिक उन्होंने पूछा था हाइड्रोजन पेरोक्साइड के साइड इफेक्ट्स। हाइड्रोजन पेरोक्साइड हम लोग एज अ ब्लीचिंग एजेंट है, इसको हम फ्लोर साफ करने में भी यूज़ करते हैं एज अ ब्लीचिंग एजेंट। ये हमारे कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स में भी यूज़ होता है। ये उसमें ब्लीचिंग जो हम करते हैं, टूथ वाइटनिंग, उसमें भी यूज़ होता है। ठीक है, ये बहुत सी चीज़ों में यूज़ होता है।
तो ये इसके थोड़े से साइड इफेक्ट्स हैं कि स्किन इरिटेशन कराता है, गम्स की इरिटेशन कराता है, टीथ की इरिटेशन कराता है, टूथ सेंसिटिविटी हो जाती है पेशेंट को, और डिस्कलरेशन ऑफ एनामल के इतना रिएक्टिव होता है कि एनामल की डिस्कलरेशन करा देता है और एनामल के थ्रू पास करके डेंड्राइटिक पल्प पे भी चला जाता है, वहाँ भी मसला कराया तो कि बहुत एसिडिक होता है ये, ठीक है। और अगर हम इसको वो कर जाएँ इनगल्फ कर तो थ्रोट शॉर्टनेस भी हो जाती है इससे, ठीक है। अब ये तो सारे इसके साइड इफेक्ट्स है, कुछ ना कुछ इसके अच्छे इफेक्ट्स भी होंगे, हम इसके अच्छे इफेक्ट्स देख रहे हैं सिर्फ अपने डेंटिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। इसके जो एडवांटेजेस हैं, इसके एडवांटेजेस क्या हैं कि इसको ना हम यूज़ करते हैं, ये इसका एफर्वेसेंट जो इसका इफेक्ट है ना, एफर्वेसेंट इफेक्ट, इसका वहाँ से बबल फॉर्मेशन हो जाती है। वो बबल फॉर्मेशन होती है तो वो जो डेब्री है ना जितना रूट कैनाल के अंदर, वो उसको बाहर को पुश आउट करता है, ठीक है। और ये नेसेंट ऑक्सीजन रिलीज़ करता है, नेसेंट ऑक्सीजन रिलीज़ करते हैं, क्योंकि जो पल्प चैम्बर है उसके अंदर सारे एनारोबिक हमारे पास हैं बैक्टीरियाज, तो वहाँ जाकर जब ये नेसेंट ऑक्सीजन रिलीज़ करे तो उनकी तो लाइफ मिजरेबल कर दी इसने, तो ये इसका एक अच्छा इफेक्ट है, ठीक है। पेरिएपिकल टिश्यू को इतना अफेक्ट नहीं करता, पेरिएपिकल टिश्यूज़ को इतना अफेक्ट नहीं करता, उनके लिए ये ठीक है। इसलिए जब होता है कि हमारे पास एट टाइम्स हम लोग जब पल्प रूट कैनाल कर रहे होते हैं ना, तो हमारा जो एपिकल एरिया से आगे भी चला जाए, अगर H2O2 इतना कोई मसला नहीं होता, कोई पेरिएपिकल टिश्यू को इतना इरिटेट नहीं करता, ठीक है। परफोरेशन जब होती है तो हम इसी को यूज़ करते हैं परफोरेशन के उसमें केस में ना, तो ये H2O2 बहुत अच्छा होता है, ठीक है, क्योंकि पेरिएपिकल को इतना अफेक्ट नहीं करता। बस इसका ये है कि ये इट्स लेस इफेक्टिव एज अ सॉल्वेंट, ठीक है, ये इसका बैड पॉइंट है, लेस इफेक्टिव है एज सॉल्वेंट, ठीक है। ये इसका मुस्लिम अगर यूज़ करें तो कम्बिनेशन करते हैं इसका हम सोडियम हाइपोक्लोराइड के साथ, ठीक है। फर्वेसेंट इसका ये जो इफेक्ट है बहुत अच्छा, बबल जब फॉर्मेशन होती है तो सारा वो पुश आउट करते हैं सारे डेब्री को, नेसेंट ऑक्सीजन रिलीज़ करे तो ये एनारोबिक बैक्टीरियाज की लाइफ मेजरेबल हो जाती है। पेरिएपिकल टिश्यू को इतना अफेक्ट नहीं करता, तो हम जब परफोरेशन होती है तो हम मोस्टली ये यूज़ करते हैं। बट ये इसका एक साइड इफेक्ट ये भी यहाँ पर ये भी कर लेंगे, इट्स नॉट गुड एज सॉल्वेंट, ठीक है। कि ऑलरेडी हम इस टॉपिक को पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। ड्राई सॉकेट को यहाँ पे जल्दी जल्दी देख लेते हैं। ड्राई सॉकेट एक्चुअली प्रेजेंट होता है, पेशेंट आता है ड्राई सॉकेट कंप्लेन के मोस्टली 3 से 4 दिन एक्सट्रैक्शन के बाद पेशेंट आता है, ठीक है, कि मुझे ऐसे ऐसे ना ज़ख़म में बहुत दर्द हो रही है और जा नहीं रही दर्द और ज़ख़म नहीं भर रहा, ठीक है। मोस्टली ये होता है इसमें ड्राई सॉकेट में जो हमने क्लॉट होता है ना, जो ब्लड फ्लो डिसलॉज हो चुका होता है, इस वजह से ड्राई सॉकेट होता है। पेशेंट ने जो पोस्ट ऑफ इंस्ट्रक्शंस हम उसको देते हैं ना, पेशेंट हम देते हैं उसको फॉलो नहीं किया हुआ होता, तो इस वजह से जो ब्लड क्लॉट है वो डिसलॉज हो जाता है। अब इसमें क्या करना है हम लोगों ने, पेशेंट आएगा, हम लोगों ने इरिगेशन करनी है, ठीक है, अच्छा से उसको क्लॉट वाली जगह को साफ़ करना है, हम लोगों ने उसकी वहाँ उस जगह को फ्रेश ब्लीड कराना है, ठीक है, ताकि क्लॉट फॉर्मेशन होने में आसानी हो जाए, ठीक है। हम लोगों ने एल्वियो जेल प्लेस कर देनी है उस जगह पे, ठीक है। और पेशेंट को कहना है कि इस साइड से ना खाए, ठीक है, फूड एक्यूमुलेशन ना होने दे उस साइड पे, इरिगेशन करनी है उसको, हम लोगों ने फॉलो पे रखने के 3 से 4 दिनों तक वो आता रहे ये एल्वियो जेल प्लेस कराने के लिए, ठीक है। और बस यही होता है। और उसको हम लोगों ने कहना है कि वो इंस्ट्रक्शंस देनी है कि कुछ स्ट्रॉ से नहीं पीना और कुछ इस तरह से ना नहीं करना, ताकि वो क्लॉट डिसलॉज ना हो जाए, ठीक है। दिस इज़ ऑल फॉर ड्राई सॉकेट। पहले हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, आपको पता ही होगा क्या करना है इसमें। तो यहाँ हम नीडल की टाइप्स डिस्कस कर लेते हैं। हमारे पास 3 तरह की नीडल्स होती हैं, 25 गेज नीडल्स होती हैं, 27 गेज नीडल होती हैं, 30 गेज नीडल होती हैं, ठीक है। अब जितना स्मॉलेस्ट गेज होगा उतना लार्ज उसका डायमीटर होगा, ठीक है, ये बात याद रखनी है, ठीक है। स्मॉलेस्ट गेज होता है जितना, उतना लार्ज डायमीटर होता है। अब सबसे ज़्यादा डायमीटर 25 वाली का है, ठीक है, जो कि होता है 0.260 मिलीमीटर्स, ठीक है। और जो 27 गेज नीडल उसका डायमीटर कम होता है, उसका होता है 0.210 mm, और 30 गेज उसका डायमीटर होता है 0.159 mm, ठीक है। अब ये इतनी यूज़ नहीं होती 30 वाली, जबकि 25 और 27 वाली मोस्टली यूज़ होती हैं, ठीक है। अब इसकी लेंथ्स होती है, नीडल की लेंथ्स होती है, एक लॉन्ग लेंथ की नीडल होती है, एक शॉर्ट लेंथ की नीडल होती है और एक अल्ट्रा शॉर्ट लेंथ की नीडल होती है। जो लॉन्ग लेंथ की नीडल होती है उसका 32 mm उसकी होती है लेंथ, और इस वाले की शॉर्ट में 20 mm होती है, ठीक है। ये मोस्टली हम लोग ब्लॉक्स में यूज़ करते हैं, ठीक है। इसकी जो डेप्थ है, इस डेप्थ तक की जा सकती 20 to 25 mm होती है ये, ठीक है। तो इसमें हम लोग 25 गेज नीडल ये यूज़ करते हैं। 25 की नीडल हम तब यूज़ करते हैं जब हम लोगों को एस्पिरेशन जहाँ पे हम लोगों को चेक करनी हो, ठीक है, जहाँ पे बहुत डीप जाना हो, जब डीप जाना होता है, जहाँ पे हम लोगों को एस्पिरेशन चाहिए होती है, ठीक है। और जबकि जो शॉर्ट गेज नीडल होती है ना, जो कि 27 होती है, वो हम यूज़ करते हैं जब हम लोग को इतनी एस्पिरेशन नहीं चाहिए होती और इतना हम लोगों ने डीप भी नहीं जाना, तो हम लोग ये वाली नीडल यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। ये हमारे पास
मैलेविन में ना टेबल बना है बड़ा क्लियर, उसमें उन्होंने बताया हुआ कि किसके लिए हमने कौन सी नीडल का गेज यूज़ करना है। ठीक है, हमारे पास यहाँ पे नीडल गेजेस लिखे हुए हैं 27, 27, 27, 25। हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है कि 27 जो गेज नीडल है उसका डायमीटर बड़ा होता है, सॉरी छोटा होता है, और 25 गेज नीडल का डायमीटर बड़ा होता है। ठीक है, ये लॉन्ग नीडल जो सी होती हैं। ठीक है, अब देखो लॉन्ग नीडल्स हम सिर्फ यूज़ करते हैं ब्लॉक्स में दे रहे हैं। एंटीरियर सुपीरियर एल्वियोलर नर्व ब्लॉक में हम लोग लॉन्ग दे रहे हैं, मैक्सिलरी नर्व ब्लॉक में लॉन्ग देते हैं, इन्फीरियर एल्वियोलर नर्व ब्लॉक में लॉन्ग दे रहे हैं, गाओ गेट्स में, विज़रानी एकानोसी में, मोस्टली ब्लॉक्स में हम लोग सिर्फ लॉन्ग दे रहे हैं। ठीक है, शॉर्ट नीडल्स हमारे पास यूज़ हो रही हैं, ये देखो सारी शॉर्ट नीडल्स ऊपर वाली लॉन्ग ब्लॉक से याद कर लो, लॉन्ग नीडल्स देख लो कौन सी है, तो शॉर्ट हम खुद ही बता देंगे कि ये वाली शॉर्ट नीडल्स हैं। ठीक है, देखिए तो मैंने बस ऐसा ही बना दिया। यहाँ पे एक इंजेक्शन, ये पीछे ना ये इंजेक्शन है हमारा सारा। ठीक है, ये नीडल बनाई है जो मैंने ग्रीन में, ये नीडल है। ठीक है, अब इसके मैं पार्ट्स बताने लगी हूँ। ये देखिए सबसे पहले तो हमारे पास यहाँ से ऐसे ऐसे का होता है ना, इस तरह से बना हुआ होता है, उसको हम कहते हैं बेवल। ठीक है, बेवल होती है, और जो सारा ये हिस्सा होता है उसको हम कहते हैं शाफ्ट। ठीक है, और जो बिल्कुल ये है ना जहाँ से ये नीडल निकल रही है, दिस इज़ हब। ठीक है, बाकी ये सिरेंज अडेप्टर होता है, ये जहाँ पे सिरेंज लगी हुई है। ठीक है, ये सिरेंज अडेप्टर होता है, पीछे फिर कार्ट्रिज वगैरह डलती है ऑल दैट। ठीक है, हम लोगों को बेसिक सिर्फ नीडल के पार्ट्स हैं, दिस इज़ द बेवल, दिस इज़ शाफ्ट, दिस इज़ हब। ठीक है, ओके, यहाँ उन्होंने हमारे से पूछा कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन पिट्स एंड फिशर्स एंड कॉम्पोजिट्स। डिफरेंस बहुत ऑब्वियस है। पिट्स एंड फिशर सीलेंस है, हमारे पास प्रिवेंटिव मेजर होता है, थेराप्यूटिक यूज़ के लिए हम यूज़ करते हैं इसको। ठीक है, जब कॉम्पोजिट होता है तब कॉम्पोजिट इज़ अ फिलिंग रेस्टोरेटिव मटेरियल तब हम करते हैं जब हमारे पास कैरियस लीजन हो चुका होता है। ठीक है, दोनों की हम डेप्थ को असेस करने के लिए हम लोग एक्सरेज कराते हैं। ठीक है, बाइट विंग अगर पिट्स एंड फिशर के लिए करवाया जाए तो बहुत अच्छा है। ठीक है, और इससे हम लोग देख लेते हैं कि कहाँ कितनी डेप्थ तक है, तो हमने कौन सा ट्रीटमेंट लेना है। ठीक है, जब हमारे पास पिट्स एंड फिशर, इट्स अ प्रिवेंटिव मेजर। ठीक है, थेराप्यूटिक यूज़। ठीक है, बस पिट्स एंड फिशर का सीन होता है। उसके बाद जो है इसमें पेशेंट की कोई एज वगैरह नहीं देखी जाती पिट्स एंड फिशर लगाने से पहले, इट्स रिगार्डलेस ऑफ द एज, रिगार्डलेस ऑफ एज एज इट्स अ प्रिवेंटिव मेजर। ठीक है, उसके हमारे पास आ जाता है, इसको हम डिटेक्ट किससे करते हैं, प्रिवेंटिव पिट्स एंड फिशर को हम लोग ना एक्सप्लोरर जो है ना उसको रन करते हैं अलॉन्ग द फिशर टूथ सरफेस के, टूथ के ओक्लूजल सरफेस के अलॉन्ग ना हम एक्सप्लोरर को रन करते हैं, तो जहाँ हमारा कैच आ जाता है हमारा बना, तो हम लोग पता चल जाता है। विजुअल असेसमेंट भी हो जाती है कि चॉकीनेस होती है और सॉफ्टनिंग होता है टूथ की। ठीक है, और हम लाइट के अंदर भी देख लेते हैं और एक्सप्लोरर रन करके भी देख लेते हैं। जब हम एक्सरे कराते हैं तो रेडियोलुसेंसी आती है उस जगह की। ठीक है, तो इस तरह हम डिटरमाइन कर लेते हैं इसको। जो केरीज फ्री पिट्स एंड फिशर होगा ना वहाँ पे आराम से वो हमारा जो एक्सप्लोरर रन करता है, हम एक्सप्लोरर से इसको डिटेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, एक्सरे करवा लेते हैं और मैग्नीफिकेशन के अंदर अंडर लाइट एंड मैग्नीफिकेशन, इस तरह से हम इनको देख लेते हैं। बाकी प्रोसीजर तो इसका सेम है कि हम क्लीन करते हैं, आइसोलेट करते हैं, एच करते हैं, रिंस और ड्राई किया, फिर बॉन्डिंग एजेंट अप्लाई किया, लाइट की और क्या, फिर सीलेंट लगा दिया उसको। ठीक है, अब इसकी सिर्फ डेप्थ होता है कि ये एनेमल तक सिर्फ होता है, एनेमल सिर्फ इन्वॉल्व होती है इसमें। पिट्स एंड फिशर सीलेंट्स में टेडिन इन्वॉल्व नहीं होती, इसको एनेमलोप्लास्टी भी कहते हैं, क्योंकि डेप्थ होती है 1 into 1.5 mm तक सिर्फ जाता है ये। ठीक है, मतलब इतनी डेप्थ होती है इसकी। ठीक है, हमने डायमंड राउंड बर्ड यूज़ किया अपना, और आराम से एनिमल को उस जगह से निकाला जहाँ जहाँ केरीज है, जो हमें ब्लैकनिंग मोस्टली, ये देखें दांत है ना, ये दांत का क्लूजल एरिया, और यहाँ ये सारा, ये इसको हल्का हल्का से हम वो बर्ड से करेंगे, यहाँ पे बर्ड लगाएंगे और ये रिमूव कर देंगे और यहाँ पे हम सारा वो पे डाल देंगे सीलेंट अपना। ठीक है, कॉम्पोजिट में होता है कि ये प्रिवेंटिव मेजर नहीं है, ये हमारा ट्रीटमेंट है, ये रेस्टोरेटिव ट्रीटमेंट होता है। ठीक है, जब कैरियस लीजन हो चुका हो तो भी हम लोग कॉम्पोजिट अप्लाई करते हैं। ठीक है, कॉम्पोजिट की डेप्थ एनेमल तक नहीं होती, एनेमल और डेंटिन दोनों को इन्वॉल्व करते हैं ये कॉम्पोजिट। ठीक है, उसके बाद इसका हम लोग इस एक्सरे से डिटेक्ट करते हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें कैरियस लीजन थोड़ा डीप होता है तो हमें एक्सरे बता देता है कहाँ तक जा रहा है, तो अगर डेंटिन तक होता है हम रेस्टोरेटिव मटेरियल एज अ कॉम्पोजिट यूज़ कर लेते हैं, अदरवाइज उसके फिर कोई और ट्रीटमेंट होता है। ठीक है, ओके, नाउ डिस्कसिंग दिस टॉपिक दैट इज इंडिकेशन ऑफ अपर ओक्लूजल एक्सरेज। ठीक है, हमारे पास दो तरह के ओक्लूजल एक्सरेज होते हैं, अपर एंड लोअर। यहाँ पे हम लोग अपर ओक्लूजल एक्सरेज मतलब मैक्सिलरी के एक्सरेज को डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, ओक्लूजल एक्सरेज में क्या होता है, जो हमारे पास फिल्म होती है ना उसको हम ओक्लूजल प्लेन में रखते हैं। ठीक है, अब ओक्लूजल मैक्सिलरी प्लेन में हमने कुछ भी देखना हो ना तो हम लोग ये वाला एक्सरे यूज़ करते हैं। अब देखो अगर कुछ दांत हैं जो कि रप्ट नहीं हुए, उनकी डिटेक्शन के लिए हम करते हैं। ठीक है, डिटेक्शन ऑफ अनरप्टेड टूथ। ठीक है, कौन कौन टूथ जो मोस्टली अनरप्टेड होते हैं उसमें बस आ जाता है केनाइन। ठीक है, कोई ओडोंटोम्स हो जाते हैं। ठीक है, या कुछ सुपरन्यूमरीज होते हैं, उनको डिटेक्ट करने के लिए हम यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने मैक्सिलरी
साइनस की बाउंड्रीज़ देखने के लिए हम लोग ये वाला एक्सरे करवा लेते हैं, ठीक है। और हाँ, हम लोग अभी जो इंटीरियर टीथ है कोई भी है ना, अपर इंटीरियर टीथ, उसकी हम लोग पेरिएपिकल असेसमेंट क्लेम कर सकते हैं। मैक्सिलरी इंटीरियर टीथ की पेरिएपिकल असेसमेंट के लिए भी यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। क्लेफ्ट पैलेट को स्टडी करना हो तो हम ये कर लेते हैं, ठीक है। कोई मैक्सिला में, इंटीरियर मैक्सिला में कोई ट्यूमर हो, उसको स्टडी करने के लिए ट्यूमर इन इंटीरियर मैक्सिला, तो हम ये वाला करते हैं अपर ओक्लूजल एक्सरे, ठीक है। या हम लोग देखना हो कि कोई फ्रैक्चर के कहाँ तक है, फ्रैक्चर की असेसमेंट और एक्सटेंट ऑफ फ्रैक्चर, इंटीरियर टीथ या एल्व्यूलर बोन का फ्रैक्चर, ये भी हम देखने के लिए कर सकते हैं, ठीक है। ये सब चीज़ें, सिस्ट भी हो गई, सिस्ट की भी एवेल्यूएशन के लिए हम करते हैं कि उसका साइज़ क्या और उसकी एक्सटेंट क्या है। इन सब के लिए हम ये अपर ओक्लूजल एक्सरे यूज़ करते हैं। डिटेक्शन ऑफ अनएबल टूथ, केनाइन्स, ओडोंटोम, सुपरन्यूमरीज, मैक्सिलरी साइनस की बाउंड्रीज देखने के लिए करते हैं। मैक्सिलरी इंटीरियर टीथ की पेरिएपिकल असेसमेंट हम लोगों ने करनी है तो उसमें हम देखते हैं। क्लेफ्ट पैलेट के पेशेंट को स्टडी करने के लिए देखते हैं। ट्यूमर जो भी इंटीरियर मैक्सिला में हो सकते हैं उसके लिए भी हम लोग यही एक्सरे सजेस्ट करते हैं कि एक्सरे करवा के लाएँ। और इंटीरियर टीथ और एल्वेलर बोन का अगर फ्रैक्चर हो गया हो तो भी हम यही एक्सरे करते हैं। और सिस्ट वगैरह अगर हो हमारे मैक्सिला में तो वो भी हम इसी एक्सरे के थ्रू स्टडी करते हैं। ओके, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ फ्लोराइड हम डिस्कस करते हैं। फ्लोराइड बहुत यूज़फुल हमारे डेंटिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से। ये हमारे बहुत, इसका एक्शन कैसे है, इसको हम जब लेते हैं ना सिस्टैमिकली या टॉपिकली तो इसका ये अपना एक्शन करता है। इसको या तो हम सिस्टैमिकली करते हैं या इसको हम टॉपिकली लेते हैं तो ये एक्शन करता है। इसका कैसे मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, ये क्या करता है कि ये हमारे पास ना एनामल के रेजिस्टेंस को इंक्रीज़ कर देता है, इंक्रीज़ करता है एनामल की रेजिस्टेंस को, ठीक है। उसके बाद ये इंक्रीज़ करता है पोस्ट एरप्टिव मैचुरेशन को ऑफ एनामल, इंक्रीज पोस्ट एरप्टिव मैचुरेशन को ये इंक्रीज़ करता है, ठीक है। ये रीमिनरलाइजेशन कराता है, रीमिनरलाइजेशन कराता है इंसिपिएंट लीजन्स की, ठीक है, इंसिपिएंट लीजन्स की। ये इंटरफेयर करता है प्लैक के बैक्टीरियाज के साथ भी, प्लैक के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के साथ भी इंटरफेयर करता है, ठीक है। और अब इसको हम सिस्टैमिकली भी लेते हैं और इसको हम टॉपिकली भी लेते हैं, ठीक है। जब हम सिस्टैमिकली इसको लेते हैं ना तो जब टूथ डेवलपमेंट की स्टेज पे ये बड़ा अच्छा इफेक्ट करता है हम लोग को, ठीक है। टॉपिकली जब इसको हम लेते हैं तो ये रिमिनरलाइजेशन वगैरह कराता है, ठीक है, पेट्रोल एक्टिविटी को डिक्रीज़ कराता है, ठीक है। अभी हमारे पास ना एक उन्होंने बताया हुआ है कि मैकेनिज्म ऑफ एक्शन फ्लोराइड का जब डेंटल लिकर को रिड्यूस करता है, इसमें जो है हमारे पास ऑक्सफोर्ड की जो क्लिनिकल है ना उसमें एनेमल की डिपोजिशन में कैसे हेल्प करता है, डिपोजिशन में और कैल्सिफिकेशन में हेल्प करता है जब ये हमारे पास ब्लड में होता है, ठीक है। फिर ये हमारे पास हेल्प करता है मैचुरेशन में, फ्लोराइड हमारे पास जो टिश्यू में होता है, ठीक है। फिर हमें हेल्प करता है एरप्शन में, इनटू द ओरल इन्वायरमेंट, एरप्शन में हेल्प करता है, ठीक है। वो फ्लोराइड हमारे पास सलाइवा में होता है, ठीक है। ऐसे ही हमें हर स्टेज पे हेल्प करता है। जैसे फ्लोराइड का जो टॉपिक है बहुत एक्सटेंसिव टॉपिक है, ठीक है। इसमें मैं आपको बिल्कुल बेसिक्स बताए हैं, इसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी ताकि हमारा फ्लोराइड के सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाए। बड़ा एक इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है ये हमारे थ्योरी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और वैसे भी इसकी नॉलेज होनी चाहिए, तो मैं इसके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी डिटेल के साथ, तो उसमें हम लोग बेहतर देख सकेंगे, ठीक है। अब ये इंटरव्यू के लिए हम लोग ऑल्दो तैयारी कर रहे हैं तो फिर इसके लिए इतना ही बहुत है। ओके, नाउ मूविंग टुवर्ड्स टनल प्रिपरेशन। टनल प्रिपरेशन क्या होती है? टनल प्रिपरेशन मोस्टली करते हैं प्रॉक्सिमल केरीज होती है ना, तो हम दांत की इंटेग्रिटी को सेव करने के लिए, उसकी माइल्ड वेजेस को सेव करने के लिए हम टनल प्रिपरेशन की तरफ मूव करते हैं। इसमें क्या होता है कि इट इज़ अ कंजर्वेटिव अप्रोच, ठीक है, कंजर्वेटिव ऑल्टरनेटिव टू कन्वेंशनल बॉक्स प्रिपरेशन। क्या हम वहाँ पे ऊपर, अब जैसे यहाँ पे अगर कोई मसला है ना, इधर कोई मसला है तो हम टनल बना के ना अंदर से इसका मसला हल करें। टनल जैसे होते हैं मोस्टली, टनल का कॉन्सेप्ट आपको पता ही होगा ना, तो हम अंदर से उसका मसला हल करते हैं, हम ऊपर से नहीं उसको करते हैं, हम उसकी माइल्ड वेज को सेव कर लेते हैं ताकि हमारी जो टूथ की है ना लाइफ वो थोड़ी इंक्रीज हो जाए। इसमें इट्स अ कंजर्वेटिव ऑल्टरनेटिव टू कन्वेंशनल बॉक्स प्रिपरेशन फॉर ट्रीटिंग प्रॉक्सिमल केरीज, ठीक है। प्रॉक्सिमल केरीज को ट्रीट करने के लिए मोस्टली टनल प्रिपरेशन बनाते हैं, ठीक है। इसके हमारे पास एडवांटेजेस क्या और डिसएडवांटेजेस क्या हैं, एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। एडवांटेजेस का ये है कि ये कंजर्वेटिव है, ठीक है। इसमें टूथ इंटेग्रिटी इंक्रीज होती है, इंक्रीज टूथ इंटेग्रिटी, इट इज़ कंजर्वेटिव बट इट इज़ वेरी टेक्निक सेंसिटिव। हर बंदा ये नहीं कर सकता, ये टेक्निक सेंसिटिव होती है, बहुत प्रैक्टिस चाहिए होती है इसके लिए, ठीक है। टेक्निक सेंसिटिव होती है और इसमें स्ट्रेंथ भी इंक्रीज़ होती है, सक्सेस रेट भी इंक्रीज़ होता है क्योंकि हमारे पास माइल्ड वेज प्रिजर्व होती है। इंक्रीज सक्सेस
ड्यू टू प्रिजर्वेशन ऑफ मार्जिनल रिज, ठीक है। और अगर इस टेक्निक सेंसिटिव होती है, अगर हम सही तरह से कैरीज रिमूव नहीं की हो तो फिर रिकरेंट कैरीज होने का चांस होता है, क्योंकि इसमें हमारे पास इतनी एक्सेस अच्छी नहीं होती, ठीक है, नॉट गुड एक्सेस, ठीक है। और जो पल्प टिश्यू है वो भी थोड़ा उसमें होता है, मसले में होता है, क्योंकि जो है हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटर्स में तो पल्प हॉर्न्स बिल्कुल करीब होते हैं, तो वो बड़ा मुश्किल हो जाता है फिर उनको बचाना, इंडेंजर पल्प टिश्यू, ठीक है। हम कैसे इसको, इसमें बस हम लोग का मेन पर्पस ये होता है कि हम प्रॉक्सिमल कैरीज इसको यूज़ करते हैं, मार्जिनल रिज सेव करने के लिए हम लोग ये सारा प्रोसीजर करते हैं। इसमें हम लोग जो मटेरियल्स यूज़ करते हैं वो हम GIC यूज़ करते हैं, क्यों, क्योंकि हम ऑलरेडी पहले भी हम देखा कि जो GIC है वो बॉन्ड कर देता है मैकेनिकली टू केमिकली टू एनेमल को भी बॉन्ड कर जाता है और डेंटिन को भी बॉन्ड कर देता है। हम कितना कैरीज पर डिपेंड करता है कि वो एनेमल के अंदर है या फिर डेंटिन तक गई हुई, तो हम GIC यूज़ करें, ये सबसे रिलायबल है, आराम से केमिकली बॉन्ड कर जाते हैं और फ्लोराइड भी रिलीज़ करता है, ताकि हमें जो है ना रिकरेंट कैरी के चांसेस कम होते हैं। मूविंग टूवर्ड सैंडविच टेक्निक, एक्चुअली में सैंडविच टेक्निक क्या होती है? सैंडविच टेक्निक एक ऐसी टेक्निक होती है जो हम फिलिंग में यूज़ करते हैं जिसमें एक से ज़्यादा रेस्टोरेटिव मटेरियल यूज़ किया हो दांत को रिस्टोर करने के लिए, ठीक है। अब सैंडविच नाम से पता चल रहा है कि जो सैंडविच हुई है फिलिंग मटेरियल, ठीक है, एक के अंदर दूसरा फिलिंग मटेरियल सैंडविच हुआ है। अब ये इसकी प्रॉपर्टीज़ हम देख लेते हैं। एक तो है कि रेस्टोरेशन, इसमें ऐसी रेस्टोरेशन जिसमें 2 से ज़्यादा रेस्टोरेटिव मटेरियल्स यूज़ हुए हों जो कि केमिकली बॉन्ड हों, ठीक है। Two restorative materials are used that are chemically bond together, ठीक है। इसकी भी टाइप्स होती हैं, ठीक है। पहले हम यूज़ करते हैं कि हम सैंडविच टेक्निक में क्या हम GIC यूज़ कर लेते हैं एज अ लाइनर, और फ्लोएबल कॉम्पोजिट यूज़ करते हैं एज अ लाइनर, ठीक है। ये कॉम्पोजिट फिलिंग के नीचे भी होती है, अमालगम फिलिंग के नीचे भी हम सैंडविच टेक्निक कर सकते हैं, ठीक है। ये हम इन चीज़ों को हम यूज़ करते हैं एज अ लाइनर, और जो फिलिंग होती है ऊपर जो मेजर फिलिंग होती है वो हम कॉम्पोजिट की करते हैं या अमालगम की करते हैं, ठीक है। कॉम्पोजिट और अमालगम फिलिंग के साथ हम सैंडविच टेक्निक कर सकते हैं। अब देखते हैं कि हम GIC और ये जो है फ्लोएबल कॉम्पोजिट क्यों यूज़ करते हैं। GIC हम लोग इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि GIC रिलीज़ करता है फ्लोराइड, ठीक है, जो कि रिड्यूस कर देता है हमारे रिकरेंट कैरीज को रिड्यूस करते हैं, ठीक है। इसकी रिटेंटिव प्रॉपर्टी बहुत अच्छी है, इंक्रीज रिटेंटिव फॉर्म, ठीक है। ये सील बहुत अच्छी देता है जो GIC है, गुड सील, ठीक है। और ये इतना मज़े से केमिकली बॉन्ड होता है दांत टूथ स्ट्रक्चर के साथ, तो इसलिए इसको हम प्रेफर करते हैं एज अ लाइनर, क्योंकि डेंटिन के साथ भी बॉन्ड हो जाता है और एनामल के साथ बॉन्ड हो जाता है। तो हम लोग जितनी भी एक्सटेंसिव हमारी कैरियस लीजन हो तो हम GIC में बहुत अच्छा रिजल्ट देता है एज अ लाइनर, ठीक है। हम फ्लोएबल कॉम्पोजिट्स को भी यूज़ करते हैं एज अ लाइनर। इसको क्या प्रॉपर्टीज़, इसकी प्रॉपर्टीज़ ये है कि ये इट एक्ट एज शॉक एब्जॉर्बर, ठीक है, शॉक एब्जॉर्बर के तौर पर ये एक्ट करता है जो फ्लोएबल कॉम्पोजिट है, ठीक है। और ये क्या करते हैं कि जब हम स्ट्रेस अप्लाई होती है, जब ओक्लूजन की स्ट्रेस होती है ना, तो ये स्ट्रेस को यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट करता है, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूट स्ट्रेस यूनिफॉर्मली, ठीक है। और जो ये पॉलीमराइजेशन श्रिंकेज के इफेक्ट को थोड़ा सा मतलब वो कर लेता है, मैनेज कर लेता है, ठीक है, डिक्रीज नेगेटिव इफेक्ट ऑफ पॉलीमराइजेशन श्रिंकेज, ठीक है। ये हो गया। आई होप कि सैंडविच टेक्निक आपको पता होगा ऑलरेडी कि क्या है, और थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट अभी क्लियर हुआ होगा। इसकी 2 और टाइप्स हैं, वो देख लेते हैं। ये हम चीज़ें यूज़ करते हैं, ठीक है। इसकी टाइप्स ये हैं कि एक क्लोज्ड है, क्लोज सैंडविच टेक्निक, और एक ओपन सैंडविच टेक्निक। क्लोज सैंडविच टेक्निक में ये होता है कि जो हम लोगों ने अंदर मटेरियल यूज़ किया होता है ना एज अ बेस, उसका डायरेक्ट कॉन्टैक्ट नहीं होता ओरल कैविटी के साथ, ठीक है। जो मटेरियल यूज़ करते हैं ना हम एज लाइनर और बेस does not come in contact with ओरल कैविटी, जबकि इसमें वो कांटेक्ट में आता है ओरल कैविटी की, ठीक है। अब ये कैसे, जो हम लोग क्लोज्ड है ना ये मोस्टली यूज़ करते हैं क्लास 1 कैविटीज़ में, ठीक है, और ओपन है ये मोस्टली यूज़ करते हैं हम क्लास प्रॉक्सिमल जहाँ बॉक्स होता है क्लास 2 कैविटीज़ में, ठीक है। अब ये देखें, ये दांत है, ये कैविटी, ये कैरियस लीजन मैंने बनाया है, ये दांत है, ठीक है, ये सारा कैरियस लीजन था। अब इसको हम लोगों ने जो क्लोज है ना, इसमें कॉन्टैक्ट नहीं, ओरल एनवायरनमेंट से कॉन्टैक्ट नहीं होता, जो नीचे मटेरियल पड़ा हुआ होता है, ये हम लोगों ने डाला है GIC, सारा GIC एज अ लाइनर हम लोगों ने डाला है, और इसके ऊपर ये हम लोगों ने कॉम्पोजिट कर दिया, ठीक है। ये तो अब अंदर आ गया ना, तो एनवायरनमेंट से नहीं कहीं भी एक्सपोज हो रहा, ये सारा हमारे पास कॉम्पोजिट आ गया,
ये हमारे पास था क्लोज टेक्निक। अब ओपन में क्या होता है, ये देखें ओपन में ये मैंने अगर केरियस लीजन सपोज बनाया है ना, ये दांत है, ठीक है, ये सारा केरियस लीजन है। अब इधर हम लोगों ने किया अपना GIC, ठीक है, ये सारा GIC है, ठीक है, और ये ऊपर आ गया कॉम्पोजिट, ये हमारा कॉम्पोजिट आ गया। अब देखें ये तो ओरल एक्सपोज हो रहा है, ये तो नहीं हो रहा। अब क्लास 2 में ये ओपन थी ना, क्लास 2 में ही हम क्लोजर बनाते हैं, उसमें होता है कि इतनी सी जगह पे हम लोगों ने ये डाला, ठीक है, बाकी इधर हम लोगों ने सारा कॉम्पोजिट कर दिया, तो हमारी क्लोज बन गई, ठीक है। ये दोनों टाइप्स आ गए। इसकी इंडिकेशन देख लेते हैं हम कहाँ कहाँ इन सैंडविच टेक्निक को यूज़ करते हैं। क्लोज एंड ओपन टेक्निक थी, ठीक है, इसके हम इंडिकेशन देख लेते हैं आप। इंडिकेशन ऑफ सैंडविच टेक्निक, इसको हम क्लास 5 लीजन्स में यूज़ करते हैं, मोस्टली क्लास 5 लीजन्स में यूज़ करते हैं, इसको हम क्लास 2 लीजन्स में यूज़ करते हैं, ठीक है, क्लास 2 लीजन्स में यूज़ करते हैं। ये जो हमारी फिलिंग है ना, उसको थोड़ा रिलायबल बनाती है और थोड़ा लॉन्ग टाइम के लिए हो जाती है वो, ठीक है, क्योंकि नीचे लाइनर होता है तो वो बड़ा उसको अफेक्ट कर देती है, अच्छा अफेक्ट देती है। मूविंग टूवर्ड डेंटल एरप्शन एजेस, ठीक है, ये एरप्शन एजेस अगर आप लोगों को याद होंगे, आप बहुत से सवालों का जवाब दे सकते हैं। इसको किसी भी तरह से याद करें, कोई निमोनिक बना लें, किसी तरह से रट्टा लगाएं, ये बहुत बहुत ज़रूरी है याद करें, क्योंकि क्लिनिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। और अगर आप इंटरव्यू वगैरह में जा रहे हैं तो वहाँ वो आपसे किसी भी तरह से सवाल पूछ सकते हैं कि इस एज का बच्चा है, बताएं कौन कौन दांत आए हुए होंगे, ठीक है, इतने महीनों में बच्चों के कितने दांत आए हुए होते हैं, ठीक है, कौन दांत किस वक्त एरप्ट होता है, ठीक है, तो ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। पहले हम लोग डिसऑर्डर्स देख लेते हैं। इसमें हम आप सबसे पहले देखते हैं कि ऑर्डर्स, किस ऑर्डर से दांत आते हैं, ठीक है। मैक्सिमम सबसे पहले आता है हमारे पास सेंट्रल इंसाइजर, ठीक है, फिर हमारे पास आता है लैटरल इंसाइजर, ठीक है, फिर हमारे पास आता है फर्स्ट मोलर, फिर हमारे पास आता है केनाइन, फिर हमारे पास आता है सेकेंड मोलर। 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है। पहले इसमें आ जाता है फर्स्ट मोलर, ठीक है, और फिर हमारे पास आता है केनाइन और फिर सेकेंड मोलर। 1 2 4 3 5, ये याद रख लें, इस तरह से आसान हो जाएगा याद रखना, ठीक है। मैंडिबल का ऑर्डर देख लेते हैं। मैंडिबल का ऑर्डर भी यही है, 1 2 4 3 5, 1 2 4 3 5। सेकेंड मोलर्स आनी एंड पे ये पता है, ठीक है। और डिसऑर्डर्स की बात करें हम लोग, जो लेटरल इंसाइजर्स हैं वो भी अपने टाइम पे सेकंड नंबर पे ही आनी है। सिर्फ केनाइन और फर्स्ट मोलर में थोड़ा सा मसला है कि फर्स्ट मोलर ने पहले आ जाना है, केनाइन ने बाद में आ जाना है, ठीक है। अगर आपने ये सीक्वेंस याद किया ना, और बस आसान है फिर कि सेंट्रल इंसाइजर और लेटरल इंसाइजर टाइम पे आएंगे, केनाइन उसके बाद मोलर आ जाएगा, फिर केनाइन आएगा, ठीक है। बाकी चीज़ें अपने टाइम पे ही आ रही हैं। हम देखते हैं कि मैक्सिला में कौन दांत किस टाइम पे निकलता है। जो सेंट्रल इंसाइजर है ना, वो निकलता है, आपने याद कर लो 7 एज में, 6 to 7 की एज में, 7.5 की एज में ये निकलता है, ठीक है। बहुत सी जगहों पे लिखा हुआ है 6 years, बट अगर हम लोग अपनी थ्योरी को देखें, बुक्स को देखें जो कि रिलायबल हैं, तो आप लोगों ने ये याद करना है 7.5 में निकलता है, ठीक है। जो लैटरल इंसाइजर है बस निकलता है 9 में। उसके बाद आ जाता है हमारे पास केनाइन, वो 19 आ गया, फिर हमारे पास 14 आ जाएगा, फिर हमारे पास आ जाता है 24, ठीक है। 7 9 19 14 24, ये याद रख लेना है कि मैक्सिलम में इस तरह से निकलते हैं, ठीक है। 7.5 महीने की उसमें ये आ जाता है, फिर 9 महीने में आता है, 19 में आता है, 14 में आता है और 24 महीनों में ये आता है, ठीक है। फिर हम लोग अपने मैंडिबल की तरफ देख लेते हैं। ये आता है बस 6 में, 6 months में, फिर 7, फिर 16, 6 7 16 12 और 6 7 16 12 और ये 20, ठीक है। ये आप सीक्वेंस रट्टा लगा लें, जो भी करें इसको याद लाजमी करना है, ठीक है। ये हमारे पास एजेस हैं सारी। अच्छा, अब हम परमानेंट्स की बात करते हैं। सबसे पहले हम ऑर्डर देख लेते हैं, किस ऑर्डर से ये लोग एरप्ट हो रहे हैं, ठीक है। ये ईयर्स में है, साइड में तो वो मंथ्स में, तो ये ईयर्स में है। सबसे पहले इसमें मैक्सिमम हमारे पास एरप्ट होता है फर्स्ट मोलर, ठीक है। फर्स्ट मोलर हो गया, उसके पास आ जाएगा सेंट्रल इंसाइजर, फिर लैटरल इंसाइजर, ठीक है। फिर हमारे पास आ जाता है फर्स्ट प्री मोलर 4, फिर बस आ जाता है सेकंड प्री मोलर 5, फिर बस आ जाता है केनाइन 6, और फिर 7 पे ये, और फिर 8 पे ये, यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास थर्ड मोलर। इस तरह से एरप्ट होता है। तो पहले हमारे पास फर्स्ट प्री मोलर आता है, फिर बस सेंट्रल इंसाइजर, फिर लैटरल इंसाइजर, फिर हम लोगों ने आ जाना प्री मोलर्स पे। केनाइन देखें यहाँ भी मसला करे, डिसऑर्डर्स में भी केनाइन ने मसला किया था ना कि वो लेट आया था, पहले फर्स्ट प्री मोलर आया था। इसमें भी है कि पहले ये सेकंड उसके बाद आता है, सेकंड प्री मोलर के बाद आता है,
ठीक है। 1 मोलर करके फिर आपने ऊपर चले जाना, 2 3 पता है केनाइन तो मसला करेगा, 2 3 5 4 5 6 एंड फिर 7 और 8, ठीक है। तो हम लोग अब ऑर्डर देख लेते हैं। मैंडिबल का क्या ऑर्डर है? मैंडिबल का ऑर्डर ये है कि इसमें भी है कि फर्स्ट तो प्री मोलर ही आएगा, इसमें फर्स्ट मोलर से पहले आएगा, ठीक है। उसके बाद हमने फिर ऊपर चले जाना है, बिल्कुल अपनी काउंटिंग ठीक कर लेनी है। 2 है सेंट्रल इंसाइजर, 3 आ जाता है बस लैटरल इंसाइजर, 4 आ जाता है हमारे पास केनाइन, ठीक है। केनाइन इसमें लकीली मसला नहीं करता। फिर बस आ जाता है 5 फर्स्ट प्री मोलर, अब आ जाता है 6, ठीक है। इसमें बिल्कुल काउंटिंग ठीक जा रही है मैंडिबल में, ठीक है। 1 2 3 4 5 6, फिर 7 और 8 वो इधर आ जाएंगे, ठीक है। ये अपने देख लेना है। केनाइन सब में मसला करते हैं एक्सेप्ट मैंडिबल परमानेंस में वो अपने टाइम पे आता है, ठीक है। अब इसका हम लोग वो देख लेते हैं कौन कौन से महीने में कौन कौन सा आ रहा है। पहले मैक्सिला का देख लो, 7 to 8 ईयर्स में आता है, ये ईयर्स की बात हो रही है, इसको हमने ईयर्स में करना है। परमानेंट जो है 7 to 8 ईयर्स में आता है बस सेंट्रल इंसाइजर, 8 to 9 ईयर्स में आता है बस लैटरल इंसाइजर, ठीक है। 11 to 12 ईयर्स में आता है हमारे पास केनाइन, ठीक है। फिर 10 to 11 में आता है फर्स्ट प्री मोलर, फिर 11 to 12 में आता है सेकंड प्री मोलर, फिर 6 to 7 सबसे पहले यही आता है ना, 6 to 7 ईयर्स में ये आता है, फिर 12 to 13 में ये आता है, और 17 to 21 में ये हमारे पास आता है, ठीक है। उसके बाद मैंडिबल में देख लेते हैं एरप्शन एजेस हमारे पास 6 to 7 ईयर्स, देन 7 to 8 ईयर्स, देन 9 to 10 ईयर्स, 10 to 11, 11 to 12, then 6 to 7, then 11 to 13 and 17 to 21, ठीक है। देखिए ना इसमें जो है फर्स्ट मोलर्स वो भी याद करना आसान है, ठीक है। और केनाइंस भी याद करना, केनाइंस याद करने आपने, ये सबसे ज़्यादा सवाल यही होता है कि 10 साल का बच्चा बताए कितने कितने दांत आए हुए, तो हम आराम से उसके एज देख, मतलब अगर ये टेबल याद होगा तो उसके एज देख के बता सकते हैं। मुझसे पूछते हैं केनाइन कितनी एज में आता है, वो लोग केनाइन का मोस्टली पूछते हैं। तो हमने बताना है कि जो मैंडिबल केनाइन है वो 9-10 साल की उम्र में आ जाता है, जबकि जो मैक्सिलरी है वो थोड़ा लेट आता है, 11 से 12 साल की उम्र में आता है, ठीक है, जो मैक्सिलरी केनाइन है, ठीक है। और जो थर्ड मोलर्स हैं वो तो वेरिएंट ही होते हैं, पर ये स्पेसिफिक्स उन्होंने लिखी हुई है तो याद कर लें, मोस्ट लोगों के इसके बाद भी नहीं आते। Okay, the topic we are going to discuss is amelogenesis imperfecta, right? Okay, now moving towards amelogenesis imperfecta. As the name suggests, amelogenesis, amelo, it means there is some defect in the enamel formation, right? Amelo suggests of enamel, right? There is some defect in enamel formation. नाउ अगर हमें ये पता होगा कि एनिमल की फॉर्मेशन की कितनी स्टेजेस हैं तो हम आराम से बता सकते हैं कि बट एक्चुअली एमेलोजेनेसिस इम्परफेक्टा इज़, ठीक है। अब ऑल्दो ये हम क्वेश्चंस रेडी टू इंटरव्यू और वाइवा कर रहे हैं तो मैं तो डिटेल में ही बताऊंगी, ठीक है, क्योंकि कुछ ना कुछ आपको याद रह ही जाए उसमें से, ठीक है। जितनी मैं डिटेल बताऊंगी ना तो 1-2 पॉइंट्स भी आप लोगों को याद रहेंगे तो वो मोर देन एनफ होंगे, ठीक है। अब एनिमल फॉर्मेशन के पहले हम स्टेजेस देख लेते हैं। एनिमल फॉर्मेशन के 3 स्टेजेस होती हैं। पहले होता है एनिमल मैट्रिक्स फॉर्मेशन, ठीक है, एनिमल मैट्रिक्स फॉर्मेशन होती है। अगली स्टेज होती है उसमें मिनरलाइजेशन होनी होती है एनिमल की, ठीक है। मिनरलाइजेशन होती है, मिनरलाइजेशन किसकी, जो मैट्रिक्स फॉर्म हुआ है उसकी, ऑफ एनिमल मैट्रिक्स, ठीक है। एनिमल मैट्रिक्स बना, उसकी मिनरलाइजेशन हुई, अब उसने मैच्योर होना है, ठीक है। एनिमल की मैच्योरेशन हुई है, अब एनिमल की मैच्योरेशन हुई है, ठीक है। मैट्रिक्स बना, मिनरलाइजेशन हुई और मैच्योरेशन हो गई, ठीक है। अब उन्होंने पूछा है कि व्हाट इज़ अमेलोजेनेसिस इम्परफेक्टा, एनिमल की फॉर्मेशन में कोई मसला है तो इन तीनों स्टेजेस में जो डिफेक्ट होंगे ना उस डिजीज़ को हम कहते हैं अमेलोजेनेसिस इम्परफेक्टा। अब कौन कौन स्टेजेस पे कौन कौन डिफेक्ट होते हैं हम ये देख लेते हैं। इसमें क्या होता है कि जो पहली स्टेज है ना, अगर उसमें डिफेक्ट होता है, एनिमल मैट्रिक्स की स्टेज में कोई डिफेक्ट होता है तो उससे क्या बनता है, हाइपो प्लास्टिक टाइप ऑफ एनिमल बनता है, ठीक है। ये इट माइट बी फोकल, लोकल और जनरलाइज्ड, ठीक है। क्यों होता है, माइट बी डिक्रीज मैट्रिक्स फॉर्मेशन, डिक्रीज मैट्रिक्स फॉर्मेशन की वजह से भी हो सकता है, ठीक है। अब अगली स्टेज में हमें मिनरलाइजेशन की स्टेज। अब इस स्टेज पे जो डिफेक्ट होगा ना उसको हम कहते हैं हाइपोकैल्सिफाइड टाइप ऑफ एनिमल, उससे हाइपोकैल्सिफाइड एनिमल फॉर्मेशन होगी, ठीक है। हाइपोकैल्सिफाइड
टाइप ऑफ एनेमल, ठीक है, क्योंकि मिनरलाइजेशन बहुत डिफेक्ट से इसकी कैल्सिफिकेशन ही नहीं हुई, ठीक है। अब थर्ड स्टेज हमारे पास है मैचुरेशन। अब इस स्टेज पे जो डिफेक्ट होगा ना उसको हम कहते हैं हाइपो मैचुरेशन टाइप ऑफ डिफेक्ट, और हाइपो मैच्योर्ड एनेमल, हाइपो मैचुरेशन टाइप, ठीक है। इसमें जो एनेमल क्रिस्टल्स हैं वो इमेच्योर होंगे, ठीक है। ये हम लोगों ने इधर देख लिया। अब ये तो हम लोगों ने देखा कौन से स्टेज में कौन डिफेक्ट होता है तो कौन सी टाइप ऑफ एनिमल बनती है, ठीक है। पहले हमारे पास हाइपोप्लास्टिक है, हाइपोकैल्सिफाइड है, फिर हाइपोमैचुरेशन है। अगर आपको फॉर्मेशन के स्टेजेस पता होंगे तो आप आराम से बता सकते हैं कि कौन सी स्टेज में कौन डिफेक्ट हुआ तो कौन सी टाइप ऑफ एनिमल प्रोड्यूस होगी, ठीक है। अब इनके फीचर्स देख लेते हैं अलग-अलग से। पहले हमारे पास सबसे पहले आता है, साथ ही लिख लेते हैं ताकि आपको मेमोराइज करने में थोड़ी आसानी हो, हाइपोप्लास्टिक, ठीक है। ये कौन सी थी, ये तब फॉर्म होती है जब डिफेक्ट होता है एनिमल मैट्रिक्स फॉर्मेशन में, ठीक है। फिर आपके पास आ जाती है हाइपो कैल्सीफाइड, ठीक है। ये प्रोड्यूस होता है जब डिफेक्ट होता है मिनरलाइजेशन की स्टेज में, ठीक है। फिर बस आ जाती है हाइपो मैचुरेशन, ये तब होती है जब डिफेक्ट होता है मैचुरेशन की स्टेज पे। अब इनके फीचर्स देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। हाइपोप्लास्टिक में क्या होता है कि एनेमल जो होती है ना वो थिन होती है, क्योंकि एनेमल मैट्रिक्स सही तरह से नहीं बना होता, एनेमल जो होती है वो थिन होती है, ठीक है। और इसमें जो रेडियो डेंसिटी होती है ना एनेमल की वो ग्रेटर होती है देन डेंटिन, ठीक है। जो रेडियो डेंसिटी है ना एनेमल की वो ग्रेटर देन डेंटिन, your density of enamel is greater than that of dentin, ठीक है। ये हाइपोप्लास्टिक टाइप में होता है। अब हाइपोकैल्सिफाइड में क्या होता है, जो एनेमल है ना थिकनेस उसकी नॉर्मल होती है मगर वो सॉफ्ट होती है, ठीक है। क्यों, क्योंकि वो मिनरलाइजेशन के स्टेज जो मसला है तो मिनरलाइजेशन ही सही तरह से तो वो सॉफ्ट होगी, ठीक है। थिकनेस जो होती है ना इज़ इक्वल टू डेंटिन, थिकनेस ऑफ एनेमल इज़ इक्वल डेंटिन बट इट्स सॉफ्टर, एनेमल इज़ सॉफ्टर, ठीक हो गया, देन नॉर्मल। उसके बाद जो है ना जो एनेमल होती है लेस रेडियो डेंस होती है, इसमें एनेमल जो है ना इज़ लेस रेडियो डेंस देन डेंटिन, ठीक है। ये फीचर्स बहुत आसान है। जब आपको ये समझ आ जाए कि ना कौन से स्टेज में डिफेक्ट हो तो हम ये आराम से बता सकते हैं। जब प्लास्टिक स्टेज थी इसमें एनेमल थिन थी क्योंकि एनेमल मैट्रिक्स फॉर्मेशन ही नहीं हुई सही तरह से तो एनेमल थिन हो गई। अब कैल्सिफाइड में क्यों है एनेमल सॉफ्ट क्योंकि वो मिनरलाइजेशन ही ठीक हुई, मिनरलाइजेशन होती है कैल्सिफिकेशन तो वो चीज़ स्ट्रॉन्ग बनती है ना, तो वो हुई नहीं सही तरह से तो इसलिए वो सॉफ्ट है हमारे पास, ठीक है। और इतनी रेडियो डेंसिटी भी नहीं है उसकी, सही हो गया ना। ये फीचर्स आराम से में याद हो सकते हैं अगर हमें कॉन्सेप्ट थोड़ा क्लियर हो कि किस स्टेज में कौन सा मसला हुआ है। अब हाइपोमैचुरेशन के क्या है कि इसमें जो होती है एनेमल की हार्डनेस तो ठीक होती है, रेडियो डेंसिटी भी ठीक होती है, मसला होता है उसकी हाइपोमैचुरेशन में क्या होता है जो एनेमल है ना वो नॉर्मल हार्डनेस होती है, उसकी हार्डनेस भी ठीक होती है, ट्रांसलूसेंसी भी नॉर्मल होती है, नॉर्मल हार्डनेस एंड ट्रांसल्यूसेंसी, ठीक है। दोनों चीज़ें इसकी नॉर्मल होती हैं और जो रेडियो डेंसिटी है वो भी सेम होती है, जो रेडियो डेंसिटी है वो भी सेम होती है, इज़ इक्वल टू डेंटिन, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जो एनेमल क्रिस्टल्स हैं ना वो इमेच्योर होते हैं, ठीक है। इमेच्योर एनेमल क्रिस्टल, एनेमल क्रिस्टल्स, ठीक है। और इसमें जो है ओपेक फ्लेक्स होते हैं इंसाइजल एरिया ऑफ टीथ पे। हाइपोमैचुरेशन में क्या होता है हमारे पास स्नो कैप्ड टीथ हमें नज़र आते हैं, स्नो कैप्ड टीथ होते हैं तो पता चल जाता है कि इसकी एनामल जो है ना वो हाइपोमैचुरेशन स्टेज पे मतलब हाइपोमैच्योर्ड एनामल है इसकी। नहीं हाइपोमैचुरेशन स्टेज ऑफ एनामल में क्या होता है, इसमें तो रेडियो डेंसिटी जो है ना जो रेडियो डेंसिटी है वो इक्वल होती है टू दैट ऑफ डेंटिन, रेडियो डेंसिटी इज इक्वल टू डेंटिन, ठीक है। और जो उसकी हार्डनेस और ट्रांसलूसेंसी है वो भी नॉर्मल होती है, ठीक है। नॉर्मल हार्डनेस होती है और ट्रांसल्यूसेंसी ये दोनों चीज़ें नॉर्मल होती हैं, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि जो हमारे पास एनेमल क्रिस्टल्स हैं ना वो इमेच्योर होते हैं इस स्टेज पे, इमेच्योर
एनेमल क्रिस्टल्स होते हैं और स्नो कैप टीथ होते हैं। इसका फीचर ये है कि स्नो कैप टीथ होते हैं, उनके जो इंसाइजल एज है ना उस पर ओपेक से फ्लेक्स पड़े हुए होते हैं, वाइट ओपेक फ्लेक्स नज़र आते हैं, तो स्नो कैप टीथ इसको हम कहते हैं। ठीक है, दिस इज़ ऑल फॉर मिलोजेनेसिस इम्परफेक्टा। आई होप कि थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ हो। बस इसमें आपने स्टेजेस याद कर ली, जब स्टेजेस की आपको समझ आ गई हैं तो आप आराम से बता सकते हैं कि किस टाइप में क्या मसला हो सकता है। ठीक है, पहली वाली हाइपोप्लास्टिक टाइप होती है, फिर हाइपोकैल्सिफाइड होती है, फिर हाइपोमेचुरेशन। दैट्स ऑल। ओके गाइस, हमने फ़र्स्ट पेज ख़त्म कर लिया आज अल्हम्दुलिल्लाह। अब इंशाल्लाह सेकंड पेज की मैं वीडियोस अपलोड करना शुरू करूँगी 1-2 दिनों तक। जितनी भी आप लोगों की क्वेरीज़ हैं आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछते हैं वो हम डिस्कस करेंगे अपने इंस्टाग्राम में। मैं उसका हैंडल नीचे डाल दूँ तो आप लोग काइंडली वो फॉलो कर लें जाके, और प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल।